देखो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जितना भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है टोटल एक ही क्वेश्चन के अंदर में कवर है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन को अगर कर लोगे तो तुम्हारा समझो ये पूरा का पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, 1 घंटा लगभग लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट्स गिनो कितना एडजस्टमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 एडजस्टमेंट, और भी भर सकते थे बट काफ़ी है 16 एडजस्टमेंट। तो एक बार पहले तो ट्रायल बैलेंस के अंदर का सारा आइटम का पोस्टिंग बताओ क्या होता है। अंदर का हर आइटम का सिंगल ट्रीटमेंट होगा, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या तो बैलेंस शीट में। फटाफट से बोलो। अच्छा क्वेश्चन नहीं टफ होगा ये, ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन टफ होगा, बस क्वेश्चन लेंदी है, ठीक है। कैपिटल बैलेंस शीट में, ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होगा, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में। अच्छा और आइटम का ध्यान भी रखना इस क्वेश्चन में क्या क्या आइटम आ रहा है, क्योंकि एक साथ बनाना ना पूरे क्वेश्चन को। वेजेस कैसा खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा है, ठीक है। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट खर्चा, प्रॉफिट एंड लॉस में चल जाएगा। कमीशन, अब देखो कमीशन कई बार क्या होता है, खर्चा में भी आता है, कई बार इनकम में भी आता है। कमीशन पेड भी हो सकता है, कमीशन रिसीट भी हो सकता है, बट यहाँ तो कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है। तो देखो ये किधर लिखा हुआ है, क्रेडिट में वेल लिखा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस, तो ये इनकम हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस में चल जाएगा। बैड डेप्ट लॉस से कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। हालांकि इसका हम लोग को सीक्वेंस रटा हुआ है, वैसे कर लेंगे। टू बैड डेप्ट ऐड फर्दर बैड डेप्ट ऐड न्यू पीबीडी लेस ओल्ड पीबीडी, तो बैड डेप्ट का भी टेंशन खत्म हो जाएगा, बैड डेप्ट लेटर हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये पूरा परिवार एक साथ हम लोग लपेट लेंगे। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, ठीक है। अच्छा इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर 6% लिखा हुआ है, ये इसके ऊपर रिटर्न मिलेगा। अच्छा अब हम लोग इन्वेस्टमेंट कब किए होंगे वो सब डिटेल देखना पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई डिटेल नहीं होगा तो यही एज्यूम कर लेंगे कि इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर से होगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट तो एसेट साइड में जाएगा, ये 2 लाख रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है ये कहाँ जाएगा, एसेट में जाएगा। बाकी हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि 6% का इंटरेस्ट हम लोग को मिला है कि नहीं मिला है, कितना मिला है, कितना पेंडिंग है, सब देख लेंगे, ठीक है। रेंट खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में चल जाएगा। सैलरी खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में। प्लांट एंड मशीनरी एसेट। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में। कैश इन एंड एसेट, क्रेडिटर लायबिलिटी। बाकी जीएसटी का हम लोग क्या करेंगे, सेट ऑफ करके लिखेंगे। तो अंदर का तो नॉर्मल आइटम है सारा कुछ, ठीक है। अब एक काम करो, तुम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग सबसे पहले ना ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एक एक करके पहले ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करो। चलो नीचे का एडजस्टमेंट एक बार में नहीं पढ़ रहे, ठीक है, नहीं तो फिर डबल रिपीटेशन हो जाएगा, हम साथ साथ समझाते जा रहे हैं। बनाओ फॉर्मेट बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा लिखने का स्पीड मेंटेन करके रखना मेरे साथ साथ। अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे एग्जाम में वो लिख देना, फॉर द ईयर इंडेड, है ना। हो गया, फॉर्मेट बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा एक काम करो एक पेज में ट्रेडिंग अकाउंट बनाए ना, एक पेज में P&L अकाउंट अलग से बना लो। इस बार हम लोग अलग अलग बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट एक पेज में अलग से बना लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 पेज ले लो, एक पेज में ट्रेडिंग अकाउंट, एक पेज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि साथ साथ बन जाएगा तो ठीक है। अलग अलग फॉर्मेट बनाने से फ़ायदा ये है कि जैसे जैसे आइटम मिलते जा रहा है वैसे वैसे तुम पोस्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, और एक पेज में बैलेंस शीट ले लो। बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखा जाता है, एज एट 31 मार्च, ये है ट्रायल बैलेंस 2029 का, ठीक है। एज एट 31 मार्च 2029।
वैसे कोशिश करना है इस क्वेश्चन का सारा एडजस्टमेंट तुम लोग खुद से गेस करना, बिकॉज जितना हम लोग क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए ये उसी से लेकर के हमें क्वेश्चन बनाया। ठीक है, एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड। हो गया? सबको का फॉर्मेट कंप्लीट। चलो स्टार्ट करते हैं। अब लिखने से ज़्यादा वैसे फोकस समझने पर करना, ठीक है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तुम लिखने का काम बाद में भी वीडियो देख करके भी कर पाओगे। ठीक है, देखो जीएसटी तो हम लोग बाद में सेट ऑफ करके लिख लेंगे आराम से। अब नीचे एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट पढ़ो और तुम लोग बताओ क्या करोगे। क्लोजिंग स्टॉक, ये जनरली ट्रायल बैलेंस के बाहर ही दिया हुआ रहता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 31 मार्च 2019 कितना है? 2 लाख। वेयर इज इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब कि मार्केट वैल्यू कितना है? 1,80,000। जनरली इस तरीके से हो सकता है, कॉस्ट दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू, कौन सा लेंगे? विच एवर इज लोअर। प्लीज़ अभी हड़बड़ाना मत, जब हम लिखने जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मत लिखना। ठीक है, तो अभी के हिसाब से क्या आंसर होगा? कौन सा लेंगे? 1,80,000। अच्छा, अगर कोई पूछे किसके पीछे कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगा तो क्या बोलोगे? प्रूडेंस प्रिंसिपल, जो बोलता है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। ठीक है, अच्छा, तो अगर ये 1,80,000 हमको लिखना भी होगा तो 2 जगह लिखाएगा। कहाँ कहाँ? एक बार तो ट्रेडिंग अकाउंट के राइट साइड में और एक बार बैलेंस शीट में एसेट साइड में। अच्छा, इसका क्या जर्नल एंट्री बनेगा, क्या एडजस्टमेंट एंट्री बनेगा? तो इसका एंट्री बनता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, लेकिन अब एक पॉइंट ये हो गया, अब इसी से कनेक्टेड पॉइंट एक और नीचे जाना, पॉइंट नंबर 14 पढ़ो। ये एक नया पॉइंट है, इसमें 1-2 पॉइंट नया भी मिलने वाला है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 विच वेयर सोल्ड, बेच भी दिए थे, एंड रिकॉर्डेड एज सेल, उसको सेल रिकॉर्ड भी कर लिए, मतलब गुड्स बेच के सेल रिकॉर्ड कर लिए। बॉट नॉट डिलीवर्ड टू कस्टमर, मतलब हम लोग कोई माल बेच चुके हैं, उसको अपना सेल भी रिकॉर्ड कर लिए, बट हम कस्टमर को डिलीवर नहीं किए। तुम सोचो ना, तुम अपने किसी कस्टमर को दुकान में माल बेच दिए, एंट्री सब कुछ हो गया, बट वो माल लेकर के नहीं गया, तो माल तो तुम्हारे गोडाउन में रखा हुआ है। तो बताओ, जब तुम अपने क्लोजिंग स्टॉक का काउंटिंग किए तो वो क्योंकि तुम्हारे गोडाउन में रखा हुआ है तो तुम उसको भी इंक्लूड कर लिए। क्या वो माल अब तुम्हारा है? जो माल बेच दिए, क्या वो अब तुम्हारे यहाँ रखा हुआ तो क्या तुम्हारा हो जाएगा? नहीं, जब माल बिक गया तो वो माल किसका है? सामने वाले कस्टमर का, कल आकर के वो ले जाएगा। ठीक है, तो बताओ, यानी कि मेरे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर में कितना एक्स्ट्रा गुड्स जुड़ा हुआ होगा? 1,000। क्या ये गुड्स मेरा है? नहीं, तो इसको हमको क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। तो 2 पॉइंट हो गया। तो पहले पॉइंट से हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा था? 1,80,000, लेकिन हम लोग एक एरर को रेक्टिफाई किए, 1,000 का एक्स्ट्रा गुड्स हम लोग का जुड़ा हुआ, उसको क्या कर देते हैं? माइनस। तो कितना लिखेंगे? 179। ठीक है, तो डायरेक्टली लिखो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में। एक तो पहला क्या आएगा? बाई सेल्स, इसको तो कुछ नहीं करना है, 1-2 लाइन छोड़ना। सेल्स के ऊपर अगर कोई एडजस्टमेंट आता है तो 1-2 लाइन छोड़ करके नीचे लिखो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अगर हम डायरेक्टली 179 लिख दे, समझ में आ जाएगा कि 180 में लिख करके फिर लेस करें। 179 क्लियर है ना? ठीक है, तो जो गुड्स हम लोग बेच देते हैं, जिसको हम लोग सेल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट हम लोग कस्टमर को डिलीवर नहीं किए, तो उसको क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करना है। अच्छा, इसका 2 जगह ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाएगा। बोलो क्यों? जब ये क्लोजिंग स्टॉक से माइनस हो गया तो ये बैलेंस शीट में भी तो क्लोजिंग स्टॉक से माइनस हो गया, दोनों जगह ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक सेम लिख दो, एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 1,79,000, खत्म क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट हो गया, खत्म क्लोजिंग स्टॉक का काम। दो पॉइंट खत्म, 1 and 14। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। वेजेस आउटस्टैंडिंग है कितना? 2,000। ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है, ये तो तुम भी इजीली बता पाओगे। वेजेस आउटस्टैंडिंग को क्या करोगे? एक बार वेजेस में ऐड करोगे और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखाओगे। तो एक काम करते, इस पे रुकते, पहले ऊपर का ओपनिंग स्टॉक परचेसेस वाला आइटम को खत्म करेंगे। तो और देखते, इधर रुक जाओ। अच्छा, पॉइंट नंबर 13 पढ़ो तो, पहले इसको निपटाते हैं। क्रेडिट सेल टू महेश, क्रेडिट सेल टू महेश ऑफ ₹2,000 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। यानी हम लोग महेश को उधार में माल बेचे बट उसको रिकॉर्ड नहीं किए। तो उधार में माल बेचने का एंट्री बोलो क्या होता?
उधार में माल बेचने का एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो इसको तो एंट्री करना पड़ेगा। तो इससे दो चीज़ बढ़ेगा, डेटर भी बढ़ेगा क्योंकि उधार में माल बेचे थे तो डेटर रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो रिकॉर्ड करेंगे तो डेटर बढ़ेगा, और सेल्स भी तो बढ़ेगा, तो दो चीज़ बढ़ेगा, डेटर भी और सेल्स भी। तो दोनों को ठीक करके लिख लेते हैं, रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। तो आओ तो हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर में देखो तो डेटर कितना और सेल्स कितना है। डेटर कितना है 80, इसमें भी बढ़ेगा, और सेल्स कितना है 4 लाख, इसमें भी बढ़ेगा। तो आप दो काम करते हैं, बैलेंस शीट में आओ, डेटर पहले इनर कॉलम में लिखो, डेटर 80,000। अच्छा, वो फर्दर बेडेड जो माइनस करने वाला जो कंसेप्ट है ना, वो बाद में, पहले एरर को रेक्टिफाई करना होगा। जब तक तुम्हारा डेटर ही सही नहीं है तब तक तुम काम कैसे करोगे, पहले डेटर को ठीक करना होगा। डेटर प्लस ओमिटेड सेल्स, ओमिटेड में डबल एम होता ना, OMMITTED ना, ओमिटेड सेल्स। ओमिटेड सेल्स मतलब सेल्स हुआ है बट उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए, ओमिटेड सेल्स। कितने का रिकॉर्ड नहीं किए, कितना छूट गया 2000 का, तो 2000 बढ़ा दो, तो टोटल हो गया डेटर हम लोग का आफ्टर रेक्टिफिकेशन कितना 82। अब इसके बाद वो वाला कंसेप्ट लगा देंगे जो फर्दर बैड डेट माइनस करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस करते हैं, वो बाद में, ठीक है। अच्छा, इसका एक एडजस्टमेंट और होगा, कहाँ पर, सेल्स को भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं। आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स ढूंढो कितना है, सेल्स 4 लाख, तो लिखो बाई सेल्स, यहाँ प्लस लिखो ओमिटेड सेल्स, प्लस ओमिटेड सेल्स। तो सेल्स था 4 लाख और 2 लाख का सेल्स हम लोग का रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो टोटल सेल्स हो गया 4,02,000। एडजस्टमेंट समझ में आ रहा है ना, बस नया नया एडजस्टमेंट सीखते जाओ। तो सेल्स हुआ था, उसको हम लोग क्या किए, रिकॉर्ड किए नहीं, रिकॉर्ड कर लिए। बढ़ेगा इधर में। और पहला आइटम क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, इसको लिख ही लो, ओपनिंग स्टॉक बोलो, ओपनिंग स्टॉक ढूंढो कितना है 30,000, लिखते जाओ, ओपनिंग स्टॉक 30,000, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट है भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आइटम टू परचेजेस, अब रुकना, इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट मिलेगा। टू परचेजेस, पहले इसका इनर कॉलम में अमाउंट लिख लो, परचेजेस ढूंढ के, ये रहा परचेजेस कितना 2 लाख, ठीक है। अब इसका एडजस्टमेंट हम दिखाते हैं नीचे। पहला पॉइंट तो हो गया वेजेस वाला, वेजेस में जाएगा, डेप्रिसिएशन मशीन में जाएगा, इंटरेस्ट कैपिटल है, रेंट है, कैरी फॉरवर्ड, अनएक्सपेक्टेड बेड डेट वाला बाद में देख लेंगे, कमीशन है, ये वाला पॉइंट पढ़ो, पॉइंट नंबर 12। बोलो, गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ मेंबर्स एज फ्री ऑफ कॉस्ट, while goods costing ₹500 were taken by the proprietor for his personal use। ये वाला तो किया हुआ है, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, क्या होता है इसका एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो इतना पहले परचेज से भी कम होगा और ड्राइंग से तो कैपिटल से भी कम होगा। अच्छा, ये वाला तुम पहले जर्नल एंट्री का भी पढ़े हो ना, जर्नल एंट्री चैप्टर में पढ़े थे। स्टाफ में हम लोग जब गुड्स को बांटते हैं, जैसे चैरिटी में बांटे तो एंट्री क्या होता था, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, सैंपल में बांटे तो सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। जब स्टाफ में बांटते थे, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस बोलते थे, क्या एंट्री बनेगा, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो ये दो जगह कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस हमारा खर्चा है, तो ये चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और इससे भी तो परचेज कम होगा। तो देखो परचेज तो दोनों से कम हो रहा है, चाहे गुड्स को स्टाफ में बांट रहे हो चाहे पर्सनल पर्पस के लिए लेकर के जा रहे हो, तो परचेज तो दोनों घटेगा। दूसरा जो स्टाफ वेलफेयर है वो कहाँ चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, बिकॉज वो बिजनेस का ही खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा है। और लेकिन जो पर्सनल यूज़ के लिए निकला था वो कहाँ चल जाएगा, ड्राइंग्स, तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट को करते, लेस यहाँ से माइनस करो, लेस पर्सनल यूज़ के लिए निकला वो माइनस करो, माइनस स्टाफ वेलफेयर के लिए बटा वो माइनस करो, ठीक है। 1-2 नया नया पॉइंट भी मिल रहा है जो रेगुलर क्लास वाले क्वेश्चन में नहीं था, है ना, क्लियर है ना। स्टाफ वेलफेयर के लिए गुड्स बटा वो भी परचेस में से घटेगा, पर्सनल यूज़ के लिए निकला वो भी घटेगा। तो देखो कितना कितना है, अमाउंट सही से लिखना, पर्सनल यूज़ के लिए कितना निकला है 500, और स्टाफ में कितना बटा है 1000, स्टाफ में बटा है 1000 और पर्सनल यूज़ के लिए निकला है
500। अब इसको बंद मत करना, अभी और एडजस्टमेंट आएगा। ये तो पॉइंट क्लियर है। इन दोनों का सेकंड ट्रीटमेंट बताओ कहाँ जाएगा। ये तो पर्सनल यूज़ के लिए निकला 500, ये कहाँ जाएगा? ये तो बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस होगा। आओ करते हैं, बैलेंस शीट में आ जाओ। कैपिटल इज द स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहले कैपिटल का हम लोग कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं? ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस दिया वही रहता है। तो ओपनिंग बैलेंस आ जाओ। ट्रायल बैलेंस में कितना है? कितना है? 7,46,000। पहले ये लिखो, 7,46,000 माइनस ड्राइंग्स। अच्छा, अब ड्राइंग्स तुम चेक करोगे तो ट्रायल बैलेंस के अंदर में भी कुछ ड्राइंग्स है। कितना? 10,000 का तो ये भी है, और 500 रुपये का पर्सनल यूज़ के लिए निकाले। टोटल कितना हो गया? 10,500। ऐड करके लिख देना, लेस ड्राइंग्स 10,500। ड्राइंग्स तो टोटल 10,500 हो गया। बढ़ गए? अच्छा, स्टाफ वेलफेयर वाला खर्चा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो लिखो टू स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। टू स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस में कितना गुड्स बांटे थे? 1,000। क्लियर है? हो गया। तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस का अगर ट्रीटमेंट करना होगा तो क्या करोगे? परचेज में से माइनस करोगे और प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे। चैरिटी का भी सेम यही करोगे। अगर चैरिटी वाला आता तो क्या लिखोगे? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो ये भी परचेज में से घटेगा और चैरिटी का खर्चा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर गुड्स सैंपल में बांटे तो भी उसका यही करोगे, सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो सैंपल का खर्चा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और उतना अमाउंट किस में से माइनस होगा? परचेज में से माइनस हो जाएगा। ठीक है। ये वाला पॉइंट पढ़ो, पॉइंट नंबर 15। अ फायर ऑकर्ड इन द गोडाउन। ये सब इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ना एग्जाम के लिए। अ फायर ऑकर्ड इन द गोडाउन एंड द स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹5,000 वेयर डिस्ट्रॉयड एंड इट वाज इंश्योर्ड, मतलब इंश्योरेंस था, एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम कितना? 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? टोटल लॉस जो होता है वो कहाँ से माइनस होता है? परचेजेस में, क्योंकि इसका एंट्री क्या बनेगा? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो सबसे पहले टोटल लॉस हुआ है 5,000, इसको घटाओ परचेज में से। तो आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट में, माइनस लॉस बाय फायर 5,000। चलो अब ये मेरा काम खत्म हो गया। अब परचेज का और एडजस्टमेंट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे निकालना तो निकालो। तो परचेज का कितना बैलेंस आएगा? 6,500 घटाओ तो 2 लाख में से 193,500। क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर में भी तो ड्राइंग्स था। ट्रायल बैलेंस के अंदर में ड्राइंग्स है कितना? 10,000, और 500 रुपया वो बाहर था एडजस्टमेंट में कि 500 रुपया गुड्स विड्रॉ किए थे पर्सनल यूज़ के लिए। क्या? तो वो ड्राइंग्स थोड़े होता है। स्टाफ में बांटे, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। इसमें ड्राइंग्स का तो कोई लेना देना नहीं है। पर्सनल यूज़ के लिए जब हम निकालेंगे तब ना मेरा पर्सनल खर्चा है। हम तो स्टाफ में बांट रहे, वो भी तो बिजनेस का खर्चा है। ठीक है। हाँ बोलो कितना आएगा? ये परचेज कितना आ रहा है लॉस के बाद? 193,500। ठीक है। इसका डबल एडजस्टमेंट बोलो। जैसे 5,000 का तो यहाँ पर हो गया। अब इसमें से जितना इंश्योरेंस था वो कहाँ चल जाएगा? जितना क्लेम मिलेगा वो कहाँ चल जाएगा? बैलेंस शीट में इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। अच्छा, यहाँ पर ना वो 3 से 4 लाइन छोड़ दो, ताकि अभी वो फर्दर बैड डेट, लेस पीबीडी, पीडीडी सब कुछ आएगा। 4-5 लाइन छोड़ दो आराम से। इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी लिख दो। ₹3,000 तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट कर ली, तो वो हमारा एसेट बन गया, डेटर। 2,000 का तो लॉस हमको बियर करना है। वो लॉस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर कितना? 2,000। हो गया। अब देखो तो कितना एडजस्टमेंट निपट चुका है। 1 खत्म हो गया। अब तो वेजेस को आराम से निपटा ही लोगे। वेजेस को निपटा दो। बोलो वेजेस कितना आउटस्टैंडिंग है? 2,000। ऊपर आ जाओ तो वेजेस कितना है? 8,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट को कंप्लीट करो। टू वेजेस पहले इनर कॉलम में लिखोगे ना,
वेजेस ट्रायल बैलेंस के अंदर में कितना रिकॉर्ड किया हुआ है? 8,000 प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस है 2,000, तो टोटल खर्चा हो गया 10,000। और ये आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है बिकॉज उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। ये कहाँ चल जाएगा? बैलेंस शीट में। अच्छा, यहाँ पर एक दो लाइन छोड़ देना, नेट प्रॉफिट वगैरह जो आएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। अभी तक में नया पॉइंट तुमको दो मिला, एक ओमिटेड सेल वाला मिला और एक वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर में एक वो गुड्स इंक्लूडेड था जो हम कस्टमर को बेच दिए थे बट डिलीवर नहीं किए थे। बस दो ही तो नया पॉइंट मिला, और एक स्टाफ वेलफेयर वाला, ठीक है। देखो एक बार मिलाओ फटाफट से। पॉइंट नंबर 1 हो गया। इसी के साथ कनेक्टेड पॉइंट कौन सा था? 14, वो एक साथ हम लोग कर लिए थे, ठीक है। 1 हो गया, 2 वेजेस वाला पॉइंट हो गया, 3 पर बाद में आते हैं, 4 पे बाद में आएंगे, 5 पे बाद में आएंगे, 6। अच्छा एक काम करो, ये वाला तो तुमको पता ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पॉइंट याद है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना? 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है बट ऑनर के लिए इनकम बनेगा। तो बिजनेस का खर्चा है तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, और ऑनर को देना है तो ऑनर के कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो निकालो, ये 5% किसका निकलेगा? कैपिटल का। देखो कैपिटल कितना था हमारे पास? 7,46,000। इसका 5% निकालो ना रफ में, देखो जितना भी आ रहा निकालो, और यहाँ पर कैपिटल में प्लस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट लॉस में भी जाएगा खर्चा है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 7,46,000 का 5%, 37300, 37300 हो गया। 37300 यहाँ पर 37300 हो गया। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली पता है कर क्या रहा है? तुम्हारा टाइम सेव करेगा। तुम बुक का जैसे 10 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस किए, हर क्वेश्चन में मान लीजिए आधा घंटा लगा करके किए, तुम ये क्वेश्चन को कर लो, तुम्हारा वो 10 क्वेश्चन अपने आप में कवर हो जाएगा। सारा तो इसमें पॉइंट है ही, ठीक है। हाँ, और एक दो जो टफ एडजस्टमेंट है तुम उसको अलग से रिवाइज कर लो। हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 हो गया, 2 हो गया। डिप्रिसिएशन पर आते हैं, ये वाला पॉइंट कर लो, ईजी है। रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ। अच्छा एक क्वेश्चन हम लोग क्लास में ऐसा किया जिसमें तो वेजेस के बारे में था कि वेजेस 11 मंथ के लिए, इसमें रेंट 11 मंथ का है। तो रेंट अभी तक 11 मंथ का ही पे किए, तो ऊपर चेक करो ट्रायल बैलेंस के अंदर में रेंट कितना है, यानी ये 77,000 11 मंथ का है, तो एक महीने का आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ जाता है? रेंट में प्लस भी होगा और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में चल जाएगा। तो ये 77,000 अगर 11 मंथ का है तो उसको 11 से डिवाइड कर दो, एक महीने का निकल जाएगा 7,000 रुपया, ठीक है। देखो प्रॉफिट लॉस में खर्चा में लिखो टू रेंट, इनर कॉलम में पहले लिखो 77 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट कितना आएगा एक महीने का? 7,000। तो 77 प्लस 7 84 हो गया। और ये आउटस्टैंडिंग रेंट बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग रेंट कंप्लीट। ये वाला बताओ, पॉइंट नंबर 7, कैरी फॉरवर्ड करना है ₹2000 को, वो क्या है? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब होता है प्रीपेड इंश्योरेंस, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस को अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी बोलते हैं। तो पता प्रीपेड एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या होता है? एक्सपेंस में माइनस करते हैं और बैलेंस शीट में एसेट में दिखाते हैं। तो आप ढूंढो तो ट्रायल बैलेंस के अंदर में इंश्योरेंस कितना लिखा हुआ है? पहले कितना है? कितना? 7,000। इसमें कितना माइनस करेंगे? 2,000। तो आ जाओ प्रॉफिट लॉस में लिखो, टू इंश्योरेंस 7,000 माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, तो कितना होगा? 5,000। अच्छा हम लोग क्लास में कुछ ऐसा क्वेश्चन किए थे जिसमें डेट वगैरह दिया रहता था कि इंश्योरेंस जो है वो 31 जुलाई तक का पे है, इस तरह का कुछ था, तो वो क्वेश्चन भी याद है ना? अच्छा ये एक जगह और जाएगा, कहाँ? बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस
हो गया, साथ साथ लिख लो नहीं तो छूट जाएगा सबका। कंप्लीट प्रीपेड इंश्योरेंस। अब क्या बच रहा है? एक पेड़ से गलती हुआ, चलो उसको ठीक करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 16 पढ़ो। रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम राहुल एंड कंपनी फॉर ₹6,000 ऑन 27th March 2019 बट द इनवॉइस ऑफ परचेज वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। मतलब रिकॉर्डिंग नहीं किए, गुड्स तो आ गया 27 मार्च को, बट हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं किए। तो बताओ, गुड्स खरीद लिए रिकॉर्ड नहीं किए, तो बताओ एंट्री। परचेज बुक में ऐसे भी क्या होता है, जब हम लोग क्रेडिट में गुड्स खरीदते हैं उसका बात होता है। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होता है, जो गुड्स हम लोग क्रेडिट में खरीदते हैं। बोलो, गुड्स हम लोग क्रेडिट में खरीदे बट उसको रिकॉर्ड नहीं किए, गुड्स आ चुका है बट उसको रिकॉर्ड नहीं किए। गुड्स खरीदने का एंट्री बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो दो चीज़ बढ़ेगा, परचेज भी बढ़ेगा और क्रेडिटर्स भी बढ़ेगा। तो हम लोग तो परचेज को बंद कर दिए ना, उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। देखो तो 6,000 रुपये ऐड करना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें 6,000 ऐड होगा। तो एक काम करो, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं, इसको यहाँ से एक लाइन से काटो, खाली एक लाइन काटो और यहाँ पर कहीं पर भी छोटा सा एडजस्ट करो। प्लस ओमिटेड परचेज, प्लस ओमिटेड परचेज 6,000 खरीदे थे बट रिकॉर्ड नहीं किए। अब बोलो तो कितना हो जाएगा, 193,500 प्लस 6,000 ना, 199,500। ठीक है, एग्जाम में कभी ऐसा हो जाए छूट जाए तो हड़बड़ाना नहीं है कि पूरा उसको गंदा कर दो, सिंपल एक लाइन काट करके एडजस्ट कर लो। हो गया। अच्छा, इसका एक जगह और असर पड़ेगा, किसमें, क्रेडिटर्स में। तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर भी बढ़ेगा। तो जब हम लोग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स लिखेंगे, कितना क्रेडिटर्स लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस में चेक करो। हाँ, 20,000, उसमें 6,000 बढ़ेगा। बैलेंस शीट में लिखो क्रेडिटर्स प्लस ओमिटेड परचेज, यहाँ भी वैसे ही लिख देते हैं, प्लस ओमिटेड परचेज 20 प्लस 6 26,000 हो गया। अच्छा देखो, दो एडजस्टमेंट एक जैसा था ना, कि गुड्स बेचे उसको रिकॉर्ड नहीं की, उसका एंट्री क्या था, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो डेटर बढ़ा है और सेल्स बढ़ा है। ये क्या था, गुड्स खरीदे उसका रिकॉर्डिंग नहीं की, तो उसका एंट्री क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो एक बार परचेज बढ़ा और एक बार क्रेडिटर बढ़ा। ठीक है, अब डेटर को निपटा लो, है ना, डेटर को सलटाते चलो। डेटर का देखो तो बाहर में एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया हुआ है, 10,000 राइट ऑफ करना है किस चीज़ का, फर्दर बैड डेप्ट का, और मेंटेन करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना, 5%, एंड ऑल्सो क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना, 2%। अच्छा ये तो बाद में होगा ना, पहले बैड डेप्ट माइनस करते फिर फर्दर वो सब करते हैं ना। चलो, फर्दर बैड डेप्ट है 10,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट मेंटेन करना है 5%। इसका सीक्वेंस बोलो तो प्रॉफिट लॉस में कैसे लिखोगे, लिखो लिखो, टू बैड डेप्ट प्लस फर्दर बैड डेप्ट प्लस प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट न्यू माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ओल्ड। इसमें ये न्यू पीबीटी कहाँ से पता चलेगा, बैलेंस शीट में डेटर से पता चलेगा, उसके ऊपर बनाएंगे तब। बाकी तीन तो लिख सकते हैं, बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट और ओल्ड पीबीटी। चेक करो ट्रायल बैलेंस के अंदर में बैड डेप्ट कितना दिया हुआ है, बाहर में तो फर्दर बैड डेप्ट कितना है 10 और अंदर में कितना है वो देखो 5। तो ये लिखो 5 बाहर का अंदर का और 10 बाहर का, 10 5 15। ठीक है, न्यू पीबीटी जितना मेंटेन करना है वो तो अभी निकालेंगे। ओल्ड पीबीटी कैंसिल करो, 5 माइनस करो, अभी लिख मत देना, अभी तो निकालना पड़ेगा ना पीबीटी। बैलेंस शीट में आओ, सबसे पहले एरर को हम लोग रेक्टिफाई कर दिए, जो भी एरर होगा वो रेक्टिफाई होगा, यानी कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले अगर कोई एरर है तो वो रेक्टिफाई करोगे। ठीक है, अब बोलो सबसे पहले क्या घटेगा, फर्दर बैड डेप्ट घटाओ,
फर्दर बैड डेप्ट कितना था 10,000, वो घटने के बाद बैलेंस बच रहा है 72, ठीक है। अब इसके ऊपर सबसे पहले क्या मेंटेन होगा, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट, वो 5% मेंटेन करना था। 72,000 का 5% निकालो, कितना आ रहा है 3600 माइनस करके देखो कितना बच रहा है। अभी बाहर मत लिखना, अभी पीडीडी भी मेंटेन करना है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, वो सबसे लास्ट में आएगा। 72,000 का माइनस 3600, 68,400, इसके ऊपर हम लोग बनाते हैं प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। याद है ना सीक्वेंस, कितना था ट्रायल बैलेंस के बाहर में पीडीडी मेंटेन करना, कितना 2%, कितना आएगा 1368, 1368। तो फाइनली ये बचेगा 67032, 67032 हो गया। अच्छा, ये पीबीडी कितना आया हम लोग को मेंटेन किए 3600, ये यहाँ पर लिखो 3600, और ये बैड डेप्ट वाला सीक्वेंस को ख़त्म करो तो कितना आ रहा है 500 इधर से कट जाएगा तो बचेगा 13,600, ठीक है। अच्छा, जो पीडीडी था उसका भी एक सीक्वेंस था क्या, टू डिस्काउंट अलाउड ऐड, फर्दर डिस्काउंट अलाउड ऐड, न्यू पीडीडी लेस ओल्ड पीडीडी, उतना तो डिटेल है नहीं, मतलब पहले से हमारे पास कोई डिस्काउंट अलाउड है नहीं, कोई नया डिस्काउंट अलाउड कुछ भी नहीं है, बस हम लोग अभी अभी एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाए, कितना 1368। तो ये इसी साल का खर्चा, ये सीधे कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, सीधे लिख दो, इसको अलग से लिख दो, टू, पूरा फुल फॉर्म लिख देना एग्जाम में, तो टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। अच्छा, अगर ओल्ड पीडीडी दिया हुआ रहता ट्रायल बैलेंस में तो वो हम माइनस कर देते इसमें से, तो कितना आया था 1368, क्लियर है। अब क्या बचा, बढ़िया बढ़िया पॉइंट तो लगभग हो गया है। पॉइंट नंबर 10 बोलो, कमीशन अर्नड, कमा तो लिए है बट नॉट रिसीव्ड, कितना 1500, मतलब एक्रूड कमीशन, कमीशन अर्न कर लिए बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। इसको क्या करते हैं, दो जगह एडजस्टमेंट, ये तो इसी साल का इनकम है तो ये कमीशन में ऐड होगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा, ठीक है। तो ऊपर चेक करो तो कमीशन पहले से कितना है, कमीशन 4000, ये तो जाएगा ही प्रॉफिट एंड लॉस में, और इसमें कितना ऐड करेंगे, कितना कमीशन हम लोग अर्न कर लिए तो बट अभी तक रिसीव हुआ नहीं, कितना 1500, तो 4000 में 1500 ऐड होगा, लिखो प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा सुनो, यहाँ ना एक लाइन छोड़ दो, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा बाई कमीशन, जितना हम लोग को रिसीव हो गया होगा वो तो ट्रायल बैलेंस के अंदर में 4000 दिया हुआ था, प्लस जो हम लोग अर्न कर लिए बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ उसको बोलेंगे एक्रूड कमीशन, $1500, तो ये हो गया 5500, ठीक है। ये सब पुराना एडजस्टमेंट है, सब तुम किए हुए क्लास में है ना। बोलो एक्रूड कमीशन और कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। और अगर इस क्वेश्चन में तुम लोगों को डर नहीं लगा तब तो इस चैप्टर का डर खत्म हो गया, मतलब ये क्वेश्चन एडजस्ट कर लिए तो बुक का फिर तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, हो गया एक्रूड कमीशन। देखो इसमें आउटस्टैंडिंग आ गया, प्रीपेड आ गया, एक्रूड भी आ गया। अच्छा, एडवांस इनकम पॉइंट हम नहीं डाले, एडवांस इनकम होता तो क्या करते हैं, इनकम में माइनस करते और बैलेंस शीट में एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं, ठीक है। इधर से 16 हो चुका, 15 भी हो चुका, 14 भी हो चुका, 13 भी हो चुका, 12 भी हो चुका, 11 नंबर तो सबसे लास्ट में बनेगा, मैनेजर कमीशन वाला पॉइंट है। 9 नंबर, इन्वेस्टमेंट कब किए थे, 1 जुलाई 2018 को, एंड नो इंटरेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड सो फार, एक भी इंटरेस्ट नहीं मिला, यानी कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट एक्रूड है। तो ऊपर चेक करो, हम लोग इन्वेस्टमेंट किए थे, कितने रुपए का अमाउंट था, 6% इन्वेस्टमेंट जो किए, कितना है
2 लाख। ये तो एसेट साइड में जाएगा ही, पहले इसको तो लिख ही दो, एसेट साइड में तो लिखना ही है। 6% इन्वेस्टमेंट, 2 लाख रुपए का, ठीक है, 2 लाख है ना। एक वर्किंग नोट में लिख लो क्या है, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट निकालो तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, रेट है 6% और टाइम पीरियड कहाँ से काउंट होगा, 1 जुलाई से ना। 1 जुलाई 2018 को हम लोग ये इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो 1 जुलाई से जोड़ लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। देखो तो 9 मंथ में हमें कितना इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए था, कितना इंटरेस्ट हम लोग अर्न कर लिए, 2 लाख का 6% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 9000। क्या इसमें कुछ भी मिला है, नहीं, कुछ भी इंटरेस्ट मिला ही नहीं है। तो ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट तो इसी साल का इनकम है, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में तो जाएगा ही, और ये पूरा एक्रूड है, मतलब मिला ही नहीं है, तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में भी जाएगा। तो लिख दो प्रॉफिट लॉस में आओ। अच्छा, इसमें अब हम लोग इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे क्योंकि पहले से कुछ है नहीं ना, होता तो उसमें ऐड करके दिखाते। ये वाला फॉर्मेट से प्रेजेंटेशन नहीं होगा ना कि कुछ इंटरेस्ट लिखोगे उसमें ऐड करोगे, वैसे नहीं, डायरेक्टली लिख दो बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सिंपल लिखो बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पूरा ही एक्रूड है ना, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितना, 9000। अच्छा, यहाँ पर कहीं एक्रूड वर्ड मत लिखना क्योंकि वो एक्चुअली क्या बोलते हैं, तुम्हारा पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट डायरेक्टली यहाँ नहीं आता है, मतलब लिखने का प्रेजेंटेशन। अब तुम बोलोगे सर यहाँ जोड़ के लिखे, ये जोड़ के लिखे इसके अंदर में, ये अकाउंट नहीं है, ये इसमें ऐड करके दिखा रहे हैं इसीलिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9000, और जब बैलेंस शीट में लिखोगे तो नॉर्मल वर्ड लिखोगे क्या, एक्रूड इंटरेस्ट, यहाँ लिखो एक्रूड इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पूरा का पूरा 9000 हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बैंक लोन वाला भी पॉइंट कुछ ऐसा मिलता जुलता होता है, वो लाइबिलिटी होता है हमारे लिए, मतलब बैंक लोन का कैलकुलेट करते हैं ना, कितना इंटरेस्ट पे किए, कितना पे करना बाकी है। अब एक बार मिलाओ तो, पॉइंट 1 हो गया, वेजेस हो गया, ये पॉइंट बच रहा है 3 और 4। हम लोग को डेप्रिशिएट करना है प्लांट मशीनरी कितना, 10%, लेकिन नीचे वाला पॉइंट पढ़ो, प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स, मतलब ऊपर में जो प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है उसमें इंक्लूड है क्या, एक मशीन परचेज फॉर ₹10,000, कब, 1 अक्टूबर 2018। इसका मतलब टोटल मशीन बिगिनिंग ऑफ द ईयर से हमारे पास नहीं था, उसमें 10,000 का मशीन तो वो है जो कब खरीदे, 1 अक्टूबर 2018। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो तो टोटल मशीन कितना है, प्लांट मशीनरी 5 लाख। इस 5 लाख में 10,000 का मशीन इंक्लूडेड है, वो कब खरीदे थे, 1 अक्टूबर 2018। तो बाकी 4,90,000 का मशीन तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से होगा, तो 4,90,000 के मशीन पर पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन निकालोगे, लेकिन 10,000 के ऊपर 6 महीने का निकालोगे। वर्किंग नोट में करके देखो तो कितना रहा है, वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। अच्छा, ऐसा पॉइंट भी क्लास में हुआ है डेट वाला, तो बोलो 4,90,000 का मशीन तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से होगा, तो इसके ऊपर पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन कितना, 10% बोला है क्या, 10%, तो पूरे साल भर का 10% लगा दो, 49,000। और जो 10,000 का मशीन है उसके ऊपर 10% जब निकालोगे तो 6 मंथ्स का निकालोगे 500, तो ये हो गया टोटल 49,500। हो गया, लिखो कहाँ कहाँ लिखोगे बोलो, डेप्रिसिएशन को बैलेंस शीट में प्लांट मशीनरी से माइनस करोगे और प्रॉफिट एंड लॉस में। प्लांट एंड मशीन टोटल 5 लाख है, इसी के अंदर में वो 10,000 का मशीन जोड़ा हुआ था, माइनस डेप्रिसिएशन 49,500, तो 5 लाख में घटाओ 49,500, ये आएगा 4,50,500। क्लियर है, और ये 49,500 का डेप्रिसिएशन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, टू डेप्रिसिएशन 49,500। मजा आ रहा है क्वेश्चन बना के, हाँ नहीं
ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो कितने नंबर का 40 सीधे। चलो 49,500। अब देखो तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 सब खत्म। कैरी फॉरवर्ड अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हो गया, बैड डेब्ट भी हो गया, इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट हो गया, कमीशन अर्न हो गया, बस 11 नंबर बच रहा है, मैनेजर कमीशन, गुड्स वाला पॉइंट हो गया, क्रेडिट सेल वाला हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, फायर हो गया, 16 सब खत्म हो गया। अब मैनेजर कमीशन तो ऐसे भी सबसे लास्ट में ही सॉल्व होगा, तो उसको सॉल्व करने से पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर में बचा कुचा जितना भी आइटम उसको छापो। आ जाओ, कैपिटल लिख चुके, ड्राइंग्स लिख चुके, सेल्स लिख चुके, वेजेस लिख चुके, इंश्योरेंस लिख चुके, कमीशन भी लिख चुके, बैड डेब्ट हो गया, डेटर हो गया, पीबीडी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, रेंट हो गया। सैलरी नहीं लिखे क्योंकि सैलरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं था शायद। सैलरी लिखो, 13,000 प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, टू सैलरी। हो गया, सैलरी 13,000। प्लांट मशीनरी हो चुका, परचेज हो चुका, ओपनिंग स्टॉक हो चुका, कैश इन हैंड 50,000 बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड 50,000 कंप्लीट। अब क्या बच रहा है, क्रेडिटर्स भी लिख ही चुके। अच्छा, ये जीएसटी का सेट ऑफ करके लिखना होगा, ये तो बैलेंस शीट में लिखाएगा जीएसटी सेट ऑफ करके। चलो लिख ही लेते, इसका भी वर्किंग नोट बनाओ। जीएसटी सेट ऑफ, देखो ये जो हम देसी स्टाइल में बनाए थे वैसे बना लो। इनपुट से जीएसटी, फिर इनपुट आई जीएसटी। थोड़ा लिखो फटाफट से, इनपुट एस जीएसटी। एक तरफ लिखो इनपुट, उसके अपोजिट लिखो उसका आउटपुट। हो गया। ये इनपुट हमारे लिए क्या है, एसेट का काम करता है, आउटपुट हमारा लायबिलिटी। बट इसका ये नहीं कि डायरेक्टली बैलेंस को कॉपी कर देना, सेट ऑफ कर देना, ठीक। इनपुट सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी का बैलेंस चेक करो किसका कितना है। इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी 10-10 है और आईजीएसटी 12 है। लिखो, इनपुट सीजीएसटी 10 है, एसजीएसटी भी 10 है और आईजीएसटी में 12,000 है। आउटपुट का बैलेंस सीजीएसटी का 15, एसजीएसटी का 15 और आईजीएसटी का 7। 15,000 का लायबिलिटी यहाँ पर है, 15,000 का लायबिलिटी यहाँ पर है और 7,000 का लायबिलिटी यहाँ पर है। मतलब जब हम लोग कस्टमर को गुड्स सेल किए होंगे तो इतना इतना हम लोग टैक्स कलेक्ट किए, और जब हम लोग गुड्स खरीदे होंगे तो इतना टैक्स ऑलरेडी हम लोग अपने सप्लायर को दे चुके हैं, मतलब गवर्नमेंट को जा चुका है। अब इसका सेट ऑफ करेंगे। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा सेट ऑफ, सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी के बैलेंस को हम लोग पूरा एग्जॉस्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास टोटल इनपुट आईजीएसटी में बैलेंस है 12,000 और आउटपुट आईजीएसटी का लायबिलिटी है 7,000। तो ये लायबिलिटी तो पूरा ही खत्म हो जाएगा और इधर बैलेंस बचेगा कितना, 3, मतलब जिस साइड बड़ा नंबर है 5,000 बचेगा, ठीक है। अब देखो, जब तक ये लायबिलिटी कंप्लीट नहीं होता है, मतलब ये बैलेंस कंप्लीट नहीं होता, खत्म नहीं होता, तब तक हम बाकी बैलेंस को टच नहीं करेंगे। तो इसी 5,000 को भी यूटिलाइज करो, किस में, पहले सीजीएसटी में फिर एसजीएसटी में। हालांकि इसके पास है पैसा, लेकिन सबसे पहले किसको खत्म करना है, आईजीएसटी को पूरा खत्म करना है। तो 5,000 को कहाँ यूज़ कर सकते हो, यहाँ। तो 5,000 अगर यहाँ यूज़ कर लोगे तो यहाँ पर सिर्फ अब कितना बचेगा, 10,000, बस यही है। तो पहले आईजीएसटी को ख़त्म करना है। अब आईजीएसटी खत्म हो गया, अब सीजीएसटी और एसजीएसटी अपना अपना लायबिलिटी को चुका देगा। तो ये 10 है और ये 10, पूरा खत्म। इसके पास 15, यहाँ 10, ये 10 खत्म, इधर कितना बचेगा, 5 हो गया। तो फाइनली बैलेंस शीट में एसेट में तो कुछ नहीं बचा, बस लायबिलिटी साइड में आउटपुट सीजीएसटी का बैलेंस बचेगा 5,000। लिखो, लायबिलिटी साइड में आउटपुट एसजीएसटी 5,000, आउटपुट एसजीएसटी 5,000 हो गया। अब आई थिंक ट्रायल बैलेंस हम लोग का खत्म हो गया और नीचे एडजस्टमेंट भी खत्म हो गया। बस एक पॉइंट बाकी, कौन सा, मैनेजर वाला। उसमें देखो 2 पॉइंट था ना, या तो बिफोर कमीशन या तो आफ्टर कमीशन, है ना। तो देखते हो कौन सा बिफोर है कि आफ्टर।
पढ़ो, मैनेजर इज इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अच्छा, अगर ये लाइन हम नहीं भी देते, सिर्फ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बोलते, तब पर भी तुम यही वाला केस मानोगे, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो इसको करने के लिए हमको करना क्या होगा, सबसे पहले हमको नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन ढूंढना होगा, मतलब P&L अकाउंट को बंद करेंगे और जो नेट प्रॉफिट निकल करके आएगा, रफ में कैलकुलेट कर लो, वो क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, उसी का 5/105 कर देंगे। ठीक है, बस अब खाली पैकअप करने का काम है, मतलब क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बंद करो और सब कोई ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढो। हाँ, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बंद करो और सब कोई अपना जोड़ घटाओ देखो। अब सब अलग अलग नंबर बताएगा, हम जान रहे हैं। $4,02,000 प्लस 179, इधर आ रहा 581, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, मतलब P&L अकाउंट में चल जाएगा। 581 में बाकी खर्चा घटाते हैं, माइनस ओपनिंग स्टॉक है 30,000, परचेज 199,500 माइनस 10,000, 341,500 और किसी का 341,500। हाँ, इसको लिखो, कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में पहला ही आइटम, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्राउट डाउन 341,500। अब देखो, यहाँ पर हम लोग को ढूंढना है क्या, मैनेजर का कमीशन है ना, टू मैनेजर कमीशन, और उसके बाद फाइनली जो नेट प्रॉफिट रहता है वो लास्ट में हम लोग लिखते हैं। बट अभी अगर बंद करो तो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, वो काम करो एक बार के लिए, अभी इस अकाउंट को बंद करें तो हमारे पास कितना नेट प्रॉफिट आएगा, वो रफ में एक बार निकालो। तो क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 341,500 प्लस 5500 कमीशन प्लस 9,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 3,56,000 इधर का टोटल आ रहा है। तो इधर भी 356 होगा। अगर इस 356 में सारा एक्सपेंस को घटा दे, मतलब अभी कमीशन लिखे बिना, तो कितना बचेगा, -1,000 माइनस 2,000 माइनस 37,300 माइनस 84,000 माइनस 5,000 माइनस 13,600 माइनस 1,368 माइनस 49,500 एंड माइनस 1,300 1,49232 करके देखो तुम लोग कितना रहा है। नेट प्रॉफिट कितना रहा, सारा खर्चा जोड़ के घटाओ, 356 में से सारा खर्चा घटाना है। खर्चे का टोटल कितना रहा है, 1,000 प्लस 2,000 प्लस 37,300 प्लस 84,000 प्लस 5,000 प्लस 13,600 प्लस 1,368 प्लस 49,500 प्लस 13,000। सिर्फ खर्चे का टोटल कितना किया, 2,06,768। तुम लोग से जोड़ घटाओ ही तो नहीं होगा, बस ये दिक्कत है। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल तो था 356 माइनस खर्चे का टोटल है 206,768, 356 माइनस 206,768 लिख लो भाई तुम लोग, 149,232। मतलब क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल आ रहा है 149,232। तो बोलो मैनेजर कमीशन कितना होगा। सो मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू 5/105 इंटू 149,232। $7,106.2, तो उसको राउंड ऑफ करके 7,106 ही लो, 7,106। ये कर लोगे ना, ये कर लोगे ना। पहले नेट प्रॉफिट निकाल लेना बिफोर कमीशन, वो आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल 149,232, और मैनेजर कमीशन आफ्टर वाला था, तो रेट को हम लोग ऐसे कर दिए, रेट बाय 100 प्लस रेट।
अगर ये बिफोर कमीशन रहता मैनेजर का रेट तो 5/100 ही लेते। 7106, अभी कहाँ लिखोगे 7106 यहाँ पर। सो मैनेजर का कमीशन आया 7106। अब बताओ फाइनली अब कितना नेट प्रॉफिट बचेगा, तो जितना ये आया था उसमें से ये और घट गया 149232, 149232 में से बस 7106, 142126, 142126। यही तो सबसे टफ काम है जो तुम लोग को हम नहीं सिखा सकते, कैलकुलेशन वाला। 142126। कोई कुछ छूटा तो नहीं ना, हम लोग से देख लो, छूटा होगा तो चेक किया जाएगा बाद में। क्या 142126 कहाँ लिखोगे, ये 142126 तो चल जाएगा बैलेंस शीट में, कैपिटल में प्लस करो, प्लस नेट प्रॉफिट 142126 और कैपिटल का बैलेंस आएगा। अच्छा मैनेजर कमीशन तो हम लोग पे किए नहीं है ना, वो तो आउटस्टैंडिंग है, तो लिखोगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन भी लाइबिलिटी में जाएगा 7106, क्या आउटस्टैंडिंग रह गया। चलो दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए। पहले कैपिटल का बैलेंस निकालो, 7,46,000 माइनस ड्राइंग्स 10,500 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 37,300 प्लस 142126, 914,926, 914,926। अब तुम लोग छापो, कोई ऑप्शन नहीं तुम लोग के पास, 914,926। चलो अब बस मनाओ कि हम लोग का मैच कर जाए। 914,926 प्लस 2,000 प्लस 7,000 प्लस 26,000 प्लस 5,000 प्लस 7106, 962,032। उधर का 179 प्लस 67032 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 1,500 प्लस 2 लाख प्लस 9,000 प्लस 450 500 प्लस 50,000, 962,032 मैच कर गया नहीं। 746 माइनस 10,500 प्लस 37,300 माइनस 14,2126, 914,926। गलत जोड़ते तो मैच कैसे करेगा फिर, सही है दोनों तो मैच कर गया। 962,032 ऑटोग्राफ दे देना यहाँ पर अपना एकदम, क्या इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया हम लोग, मजाक है। 962,032 हो गया। जोड़ के तुम लोग मिला लेना। हाँ अब एक बार देखो, एक बार फटाफट से ये 14 एडजस्टमेंट को गो थ्रू करो, फटाफट से बता दो 16 एडजस्टमेंट क्या क्या किए बोलो। पहला पॉइंट था क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था कॉस्ट 2 लाख और एनआरवी 180। अगर सिर्फ इस पॉइंट पर फोकस करो तो क्या बोलोगे, 1,80,000 कहाँ जाएगा, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के राइट साइड में और एक बार बैलेंस शीट के एसेट साइड में। लेकिन एक पॉइंट और था कि हम लोग कुछ गुड्स बेचे थे ना कस्टमर को, और उसको सेल्स भी रिकॉर्ड कर लिए थे, बट कस्टमर को डिलीवर किए नहीं। अब कस्टमर को तुम डिलीवर नहीं किए, वो तुम्हारे गोडाउन में है, तो क्या वो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, नहीं, उसको क्या करोगे माइनस। तो फिर 1,000 और माइनस कर दिए थे, तो फाइनली हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 1,79,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट तो ईजी है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करेंगे, प्लस करेंगे खर्चे में, मतलब वेजेस का वेजेस में प्लस करेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में। डेप्रिसिएशन करना था प्लांट मशीनरी का, तो प्लांट मशीनरी में से माइनस हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन इसका कैलकुलेशन करने से पहले ये पॉइंट नंबर 4 को भी हम लोग को पढ़ना पड़ा। इसमें क्या लिखा हुआ था कि प्लांट एंड मशीनरी में इंक्लूड है क्या, एक मशीन जो कब खरीदा गया था 10,000 रुपये का 1 अक्टूबर को, यानी कि हमारे पास जो टोटल ट्रायल बैलेंस के अंदर में 5 लाख रुपए का प्लांट मशीनरी था, उसके अंदर में 10,000 का मशीन है जो 1 अक्टूबर को खरीदे, तो बाकी इसका मतलब पहले से खरीद लिए होंगे। तो स्टार्टिंग से 4,90,000 का होगा, उसके ऊपर पूरे साल भर का निकला 49,000, बाकी 10,000 के ऊपर 6 महीने का 10% के हिसाब से निकला था 500, तो कितना आया था 49,500, 2 जगह दिखा दिए थे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था कितना 5%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन ऑनर के लिए तो इनकम है, तो ऑनर के कैपिटल में प्लस कर दिए। रेंट 11 महीने का पे हुआ था, तो टोटल ट्रायल बैलेंस के अंदर में 77,000 का रेंट लिखा हुआ था, तो यानी वो 11 महीने का, तो 1 महीने का बाकी रह गया, तो 1 महीने का निकाल लिए थे कितना 7,000 रुपया। अब आउटस्टैंडिंग रेंट का ट्रीटमेंट रेंट में प्लस कर दिए और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखा दिए।
उसके बाद कैरी फॉरवर्ड करना था 2000 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड खर्चा खर्चे में माइनस होता है और बैलेंस शीट में एसेट साइड में आता है, क्योंकि वो इस पीरियड का खर्चा नहीं है, वो अगले साल का था, हम लोग एडवांस में इस साल दे दिए थे। फिर 10,000 को राइट ऑफ करना था, वो फर्दर बैड डेप्ट है। फिर मेंटेन करना था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना 5%, और हम लोग को पीडीडी भी मेंटेन करना था कितना 2%। तो ये तो हमने पूरा सीक्वेंस फॉलो किए थे, बैड डेप्ट का टू बैड डेप्ट, एड फर्दर बैड डेप्ट, एड न्यू पीबीडी लेस ओल्ड पीबीडी। और बैलेंस शीट के अंदर में डेटर में पहले फर्दर बैड डेप्ट घटा, फर्दर बैड डेप्ट घटने के बाद जो अमाउंट आता है उसके ऊपर प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट बनाते हैं, उसके बाद जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाते हैं। अच्छा, ये जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हम लोग 2% का बनाए थे, ये तो इस साल का ही प्रोविजन जो बनाए खर्चा है, कहाँ चल गया था, प्रॉफिट एंड लॉस में। इन्वेस्टमेंट हम लोग कब किए थे, 1 जुलाई 2018 को, और उसके ऊपर अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं मिला। तो इन्वेस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर में 2 लाख का जो लिखा हुआ था 6% इन्वेस्टमेंट करके, यानी वो 1 जुलाई को खरीदा गया था। तो 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक 9 महीना बीत चुका था। तो 2 लाख का 6% हम लोग निकाले कितने महीने का, 9 महीने का, तो वो 9,000 का था, 9,000 रुपया आया था। और वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्या है, मिला ही नहीं है। तो पूरा इंटरेस्ट क्या हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट। तो इस साल का इनकम तो है, कहाँ चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, और क्योंकि मिला नहीं है तो बैलेंस शीट में एक्रूड इंटरेस्ट चल जाएगा। कमीशन अर्न कर लिए बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो ये भी वैसा ही है, कमीशन में ऐड कर दिए और बैलेंस शीट में एसेट में दिखा दिए। मैनेजर कमीशन तो सबसे लास्ट में सॉल्व किए। उसके बाद गुड्स 1,000 का डिस्ट्रीब्यूट किए थे अमंग स्टाफ मेंबर एज फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड 500 रुपये का गुड्स प्रोपराइटर ले गया था फॉर पर्सनल यूज़। तो जो स्टाफ मेंबर वाला था वो हमारा खर्चा प्रॉफिट लॉस में चल गया और परचेज में से माइनस हो गया, और जो पर्सनल यूज़ के लिए निकला वो ड्राइंग्स बोल के कैपिटल में से माइनस हो गया और परचेज में से माइनस हो गया। उसके बाद हम लोग महेश को गुड्स बेचे थे, क्रेडिट सेल टू महेश, लेकिन इसको रिकॉर्ड ही नहीं किए। तो उधार में माल बेचने का एंट्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो एक बार डेटर में बढ़ा और एक बार सेल्स में बढ़ा। फिर क्लोजिंग स्टॉक में, ये तो पॉइंट पहले ही समझा दिए स्टार्टिंग में, फायर हुआ गोडाउन में कितने का माल जला, 5,000 का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कितना एक्सेप्ट कर ली, 3। तो टोटल लॉस 5,000 कहाँ से घटेगा, परचेजेज में से। जितना इंश्योरेंस कंपनी देने के लिए तैयार है वो बैलेंस शीट में इंश्योरेंस कंपनी के नाम से दिखेगा, बाकी अनक्लेम्ड पोर्शन कहाँ चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। और बाकी हम लोग को गुड्स खरीदे थे किससे, राहुल एंड कंपनी से 6,000 रुपये का, बट वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो रिकॉर्ड करेंगे एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो परचेज भी बढ़ेगा और क्रेडिटर्स भी बढ़ेगा। तो टोटल इतना एडजस्टमेंट था, खत्म, ठीक है।